हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टैट क्लासेस। फ्रेंड्स, आज जैसे कि मैंने आपको सुबह वीडियो दी थी और कहा था कि हम भूगोल से रिलेटेड आज चीज पढ़ेंगे, तो देखिए ये है क्लास 7th की बुक और इसका नाम है पृथ्वी और हमारा जीवन। हम सी टैट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी टैट की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो लेकिन आप सोचेंगे कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट कैसे है, तो मैं आपको पहले प्रूफ दूंगी, तब इसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो पहले देख लेते हैं इसमें कितने टॉपिक हैं। इसमें आप देखेंगे तो कुल 11 टॉपिक हैं। पहले हम प्रूफ देख लेते हैं। देखिए इसका पहला जो पार्ट है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो वैसे मैं आपको पहले ये दिखाऊं अंदर। देखिए ये हमारा स्टार्टिंग टॉपिक है और ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये चित्र सी टैट में अभी जो दिसंबर महीने में सी टैट का एग्जाम हुआ हो उसमें ये क्वेश्चन आया था। मैं सी टैट की बुकलेट आपको दिखाती हूँ। देखिए सेम यही क्वेश्चन है जो यहाँ पे पूछा गया है। दूसरी बात, अब मैं दूसरी बुक दिखाती हूँ आपको। आप सोचेंगे कि एक ही क्वेश्चन है। देखिए एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर और है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। आप सोचेंगे इसका, अब इसी बुक से मैं आपको इस क्वेश्चन का भी दिखाती हूँ हल, क्योंकि वो सारी चीजें यहीं से कहीं पूछी जाती हैं और हम ये सोचकर ही छोड़ देते हैं कि छोटी क्लास की बुक्स है, शायद इनमें से न पूछा जाए। देखिए ये चित्र और ये चित्र एक ही, यानी कि 2 क्वेश्चन तो यहीं से इसी बुक से आए हैं। सोचिए क्लास 7th की बुक में, और वहां पर भी ऐसा हुआ होगा कितने कैंडिडेट इसको दोनों क्वेश्चंस को गलत मारकर आए होंगे। क्यों? क्योंकि उनको पास इस चीज की जानकारी नहीं थी। तो खैर छोड़िए, जिसका जैसा हुआ वैसा अच्छा है। लेकिन अब हम यहाँ से इस टॉपिक को या इस पार्ट को पढ़ेंगे। पहला पार्ट आपने देखा है हमारा पृथ्वी और आंतरिक संरचना। तो स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट, ताकि ये आप देख ही रहे हैं कि हमारे सी टैट या किसी भी टैट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। ये बच्चों की बुक है इसलिए बहुत ज्यादा मैं वहां तक नहीं जाऊंगी। जो इम्पोर्टेंट है केवल वही चीज हमारा चलेगा यहाँ पर। देखिए यहाँ दिया है, आइए जाने। तो दिया है 5 अरब वर्ष पहले हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है। आप लोग जानते हैं यहाँ पे अगर कुछ इम्पोर्टेंट तो वो ये है कि हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति कब हुई, तो 5 अरब वर्ष पहले हुई है। फिर उसके बाद कुछ उसी के बारे में दिया गया है, उसको जानने के लिए बताया गया है। जो चीजें आप जानते हैं उसको बताने की जरूरत नहीं है, हम आगे चलते चलेंगे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है केवल उन्हीं पर हम गौर करेंगे, बाकी पॉइंट्स को इग्नोर कर देंगे। फिर देखिए आइए करके देखें। अब बच्चों का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, छोटा सा, जो घरेलू होते हैं, ताकि बच्चे इस चीज को अच्छे से समझ सके। आप इस चीज को नहीं पढ़ेंगे, आगे चलेंगे हम लोग। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना दिया है। हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की तुलना प्याज से की गई। जैसे प्याज परतबाई होती है छिलके, उसी तरह से पृथ्वी भी परतबाई है। पृथ्वी में भी प्याज की तरह कई परतें हैं जो भिन्न भिन्न मोटाई की हैं। यदि पृथ्वी के मध्य में से आर पार काटे तो चित्र 1.1 जैसी दिखाई देगी। ये जो चित्र आपके सामने है, किसी टैट में यही प्रश्न पूछा गया था। पहले देख लेते हैं। बीच में जो हमारा इसको काट के एक स्लाइस के माध्यम से दिखाया गया है कि कैसा है वो। तो यहाँ पे देखिए दिया है आंतरिक क्रोड, फिर है बाह्य क्रोड, उसके बाद निचला मेंटल, ऊपरी मेंटल और भूपर्पटी। इसी को क्रम से लगाना था सी टैट में। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं अंदर चल के। देखिए यहाँ पे दिया है, आपने देखा कि हमारी पृथ्वी के अंदर 3 परतों में विभाजित है, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। और हम इस परपटी को, जो हमारा भाग है, एक परत है, इसे हम ऊपरी, आंतरिक, बाह्य करके 2-2 परतों में डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर है, बट परतें केवल 3 हैं, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। पहला दिया है भूपर्पटी। अब भूपर्पटी के बारे में जान लेते हैं। जब पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। पृथ्वी की सबसे पतली और ठोस परत है। सबसे पतली परत कौन सी है? वो है भूपर्पटी, और ये सबसे ठोस है, जिसकी मोटाई विभिन्न स्थानों पर भिन्न है। समुद्र तलों पर इसकी मोटाई कम है और पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी जो मोटाई है परत की बहुत ज्यादा है, 70 किलोमीटर तक है। और जो समतल मैदान है वहां पे 35 किलोमीटर के आसपास में इसकी मोटाई है। फिर दिया इसका नाम क्या है? इसका नाम है सिलिकॉन। सिलिकॉन इसका जो संकेत है वह ऐसा ही है, और दूसरा एल्युमिनियम Al। तो इन दोनों की उपस्थिति के कारण इसका नाम सियाल रखा गया है। देख सकते हैं SI से सिलिकॉन, Al से एल्युमिनियम। यहाँ पे ये प्रश्न बनेगा कि सियाल
किस पर्पटी का नाम है, या फिर ये कर देगा भू पर्पटी को किस नाम से जाना जाता है, सियाल या फिर सीमा या निकिल या नीफे के इस नाम से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे देखिए हमारा मेटल के भू पर्पटी के नीचे एक बहुत अधिक मोटी परत पाई जाती है जिसे मेटल कहते हैं। मेटल की जो गहराई है वह 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मेटल में चट्टानें पिघली अवस्था में पाई जाती हैं, यानी कि ये वो भाग है जहाँ पे चट्टानें आपको पिघली हुई यानी तरल अवस्था में मिलेंगी। फिर यह भूपर्पटी से एक सीमा द्वारा अलग की गई है जिसे इसके खोजकर्ता भूवैज्ञानिक मोहोरोविक के नाम से परमोहो अशांतात्य कहते हैं। मेटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल जो भूकंप के लिए ज्वालामुखी के लिए सबसे ज्यादा दोष यही ठहरता है, क्योंकि ये दुर्बल है। दुर्बल जो आप जानते हैं, दुर्बल यानी कि कमजोर पर्पटी है ये, जिसको तोड़कर भूकंप ज्वालामुखी आते हैं। तो दिया है कहा जाता है इस विस्तार लगभग 400 किलोमीटर की गहराई तक है। ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो लावा धरातल पर आता है उसका स्रोत दुर्बलता मंडल ही है। मेटल का ऊपरी 700 किलोमीटर का भाग ऊपरी मेटल, देखिए इसको दो भागों में बांटा गया, ऊपरी और निचली। ऊपरी मेटल तथा शेष भाग को निचला मेटल कहा जाता है। इसको दो तत्व इसमें ज्यादा पाए जाते हैं, वो कौन से? सिलिका जिसका सांकेतिक है Si और मैग्नीशियम जिसका संकेत है Mg। पदार्थ की अधिकता के कारण इस परत को सीमा भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जाता है? सीमा कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? देखिए Si सिलिकॉन Si का सूत्र है और Mg है मैग्नीज का, लेकिन यहाँ पे इसे Ma के रूप में दिखाया गया है और इसका दोनों नाम तत्वों को जोड़ने के बाद जो नाम बना वो बना है सीमा। देखिए यहाँ क्या दिया है, भू पर्पटी और मेटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल कहलाते हैं। इसकी मोटाई 10 से 200 किमी के बीच होती है। देखिए थर्ड पार्ट हमारा आ गया, थर्ड वाला क्या है? क्रोड है। क्रोड यानी कि जो पृथ्वी का सेंटर है, केंद्र है, वो है। यह पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोड कहलाता है। क्रोड और मेटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहरी, यानी कि 29 तक तो हमारा ये मेटल है। उसके बाद जो गहरी सीमा आती है वो क्रोड का है, की गहराई पर है। क्रोड परत भी दो भागों में है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक क्रोड ठोस में। क्रोड भारी पदार्थों मुख्यतः लोहे तथा निकिल से बना है। भारी तत्वों जैसे कौन कौन से है? वो निकिल है, Na इसका संकेत है, लोहे यानी कि फेरस इसका है Fe। दोनों से मिलकर बने होने के कारण इसका नाम नीफे रखा गया है। Na से निकिल, Fe से फेरस, यानी कि दोनों को जोड़कर जो नाम बना उसका नीफे बना। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट बनता है? देखिए भूपर्पटी को दूसरा क्या नाम है? उसका दूसरा नाम है सियाल। फिर बनता है मेटल का दूसरा नाम क्या है? तो मेटल का दूसरा नाम है सीमा। और थर्ड बनता है क्रोड का क्या नाम है? तो क्रोड का नाम है नीफे। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है और इनका क्रम कि पहले अगर सेंटर से चले तो पहले क्रोड आता है, फिर मेटल आता है, फिर पर्पटी आता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये इतना ही था केवल। अब यहाँ से स्टार्ट होगा आपका सेल, रॉक यानी कि स्टोन, पत्थर, ये स्टार्ट होगा। अब देखते हैं पत्थर के बारे में। सेल चट्टानी खनिज के मिश्रण से बना पदार्थ है। वे विभिन्न आकृतियों, आकारों और रंगों में पाई जाती है। ये पत्थर की तरह कठोर और मिट्टी व रेत की तरह मुलायम भी होते हैं। आपने आसपास में ही देखे होंगे कि जो कई प्रकार की चट्टानें होती हैं, ठोस भी हैं, नरम भी हैं और कुछ कठोर भी हैं। फिर दिया है सोचिए चट्टानें सबसे पहले कैसी बनी होंगी। तो ये आपको मैं बता चुकी हूँ कि कैसे बनी है। निर्माण के आधार पर सेलें 3 प्रकार की होती हैं। चलिए अब इसे भी देख लेते हैं। निर्माण के आधार पर सेलें 3 प्रकार की होती हैं। शैल के प्रकार दिए गए हैं। दिया है आग्नेय शैल, अवसादी शैल और रूपांतरित शैल। ये 3 शैलें हैं। अब इसको अंदर से थोड़ा सा जान लेते हैं। आग्नेय शैल, आग्नेय लैटिन शब्द इग्निस का रूपांतरण है। इग्निस का अर्थ आग, जो चित्र में आपको दिखाया गया है। देखिए आग्नेय शैलों के निर्माण की प्रक्रिया जाने। आग्नेय शैल, आग्नेय यानी कि आग, जो आग से जिन चट्टानों का निर्माण हुआ है वो आग्नेय शैलें हैं। और आग का निर्माण कैसे होता है? जब ज्वालामुखी आता है तो उसमें से तप्त मैग्मा बाहर निकलता है और वही मैग्मा यानी कि लावा ठंडा होकर आग्नेय चट्टानों का निर्माण करते हैं। ये पूरी बात इसी में है। ठीक है, फिर इस तरह से कौन सी चट्टानें बनती हैं? तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो और डायोराइट आग्नेय शैल के प्रमुख उदाहरण हैं। पृथ्वी की भूप्रकृति का 2/3 भाग, यानी कि अगर संपूर्ण शैलों को
3 भागों में बांटे तो 2/3 भाग केवल आग्नेय शैलों का है। फिर आगे दिया है आग्नेय शैलों को प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। यहाँ पे ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है कि आग्नेय शैलों को क्या कहा जाता है, तो प्राथमिक चट्टानें आग्नेय शैलों को कहा जाता है। अब इसकी विशेषताएं क्या है ये भी देख लीजिए। दिया है आग्नेय शैल कठोर होती है, अतः इनका अपरदन कम होता है। जाहिर सी बात है, कठोर अपरदन कम होगा। शैल रवेदार और दानेदार होती हैं। इन शैलों में परत नहीं पाई जाती। आग्नेय शैल में जीवाश्म नहीं पाए जाते। आग क्या है, तो जाहिर सी बात है जीवाश्म तो होंगे नहीं। आग्नेय शैल का संबंध प्राय ज्वालामुखी क्रिया से होता है, क्योंकि ये ज्वालामुखी की जो क्रिया घटित होती है तभी इन चट्टानों का निर्माण होता है। और जब हमारी पृथ्वी बनी थी इससे पहले आपको पता है कि वो पूरी तरह से तप्त एक गोला था आग का, तो इसी वजह से हमारी पृथ्वी पर ज्यादातर आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। आग्नेय शैलों में सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक इत्यादि खनिज पदार्थ मिलते हैं। क्या आप जानते हैं भारत का दक्षिण का पठार अधिकतर आग्नेय शैलों से ही बना है। अब इसके बारे में और थोड़ा सा जान ले। दिया है परतदार या अवसादी शैल, ये दूसरी शैल है। हम पहली शैल पढ़ चुके हैं आग्नेय, और दूसरी है परतदार या अवसादी, जो परत बाई परत से बनती हैं। जिसके देखा अब जब बाढ़ आती है तो वो मट्टी बहाकर लाती है, इसी के बार बार आने से वहां पे जो चट्टान का निर्माण, जो परत बनती है वो क्रमशः समय अंतराल के बाद वो चट्टान में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके कारण वहां वो जो बनती है वो परतदार या अवसादी चट्टान, जो अवसादों के बहाव से बनती है वो अवसादी चट्टान कहलाती है। आगे देखिए दिया है यहाँ बहता पानी या हिमानियां अपने साथ उठाकर बहा कर ले जाते हैं और इन्हें समुद्र तल में या भूभाग में परतों में जमा करते हैं। इन जमी परतों की मोटाई हजारों मीटर होती है। चित्र ये जो आपको दिखाया गया इसमें है कई परतें दिखाई दे रही हैं। धरातल के 3/4 भाग से परतदार शैल पाई जाती हैं। 3/4 भाग में परतदार शैलें पाई जाती हैं। और इसको लोयस का जमा वायु निर्मित परतदार चट्टान का सबसे प्रमुख उदाहरण है। वायु निर्मित परतदार चट्टान का जो दिया है सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, वो है लोयस। दिया है हिमालय पर्वत जो भारत का पहरेदार कहलाता है। देखा यहाँ भी जो रेड कलर में दी गई है लाइनें वो इम्पोर्टेंट है, उसे आप परमानेंटली देखा कीजिए, ध्यान कीजिए, वो आपके दिमाग से नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं चीजों में से प्रश्न बनते हैं। हिमालय क्या है, भारत का पहरेदार कहलाता है। इसमें परतदार चट्टानें पाई जाती हैं। बलुआ पत्थर, स्लेट, चूने का पत्थर, कोयला, खड़िया, मिट्टी आदि चट्टानें परतदार चट्टान के उदाहरण हैं। अब देखिए इसमें क्या दिया है आपका अनुभव इस प्रकार। इसमें एक बातें बताई गई हैं बच्चों के लिए, आपके लिए नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। फिर आ गया परतदार शैलों की जो विशेषताएं हैं वो क्या है वो देखिए। परतदार शैल का निर्माण चट्टान, चूर्ण तथा जीवावशेषों एवं वनस्पतियों के एकत्रीकरण से होता है। अतः परतदार शैल में जीवाश्म पाए जाते हैं। परतदार शैलों में परतें पाई जाती हैं, परंतु ये शैल रवेदार नहीं होते, जमने के कारण बनती है इसलिए जीवाश्म। बट इसमें क्या है, शैल में रवेदार दाना नहीं होता। फिर अगला दिया है परतदार शैल प्राय मुलायम होती हैं, जैसे चीका, मिट्टी, पंख, परंतु कुछ चट्टानें कड़ी भी होती हैं, जैसे बलुआ पत्थर। फिर दिया है परतदार चट्टानों में खनिज तेल, कोयला व अन्य प्रकार के बहुमूल्य खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। आगे देखिए कुछ ये क्रियाकलाप है बच्चों के लिए। अब हमारा आता है रूपांतरित चट्टानें, रूपांतरित शैलें या चट्टानें। यहाँ दिया रूपांतरित शैल, जैसा कि रूपांतरण से पता, रूपांतरण जिसका रूप में अंतर आ जाए, रूपांतरण जिसके रूप में अंतर आ जाए वो होती है रूपांतरण। अब यहाँ पे चट्टानों की बात हो रही है तो वो हो जाती है रूपांतरण शैलें या चट्टानें। देखिए क्या दिया है, फलस्वरूप रूपांतरित शैल का निर्माण होता है। चट्टानें संघनन तथा रूप रंग बदल जाता है, परंतु चट्टान में किसी प्रकार विघटन या वियोजन नहीं होता। उदाहरण के लिए कच्ची मिट्टी से ईंट बना, एकदम कितना सही उदाहरण है। देखिए उदाहरण में दिया है कच्ची मिट्टी से ईंट बनाना। और ये रूपांतरण क्यों होता है, जब इन शैलों पे दाब और ताप पड़ता है दूसरी तरह की जो चट्टानें उस पे, तो इसके वजह से यहाँ पे दूसरी चट्टानों का निर्माण होता है या रूपांतरित शैल का रूप बदल जाता है। तो किसके कारण होता है, दाब और ताप के कारण। जिस तरह से देखिए कच्ची मिट्टी का जो ईंट होता है, जब उसे ताप दिया जाता है, यानी कि ताप दिया जाता है, तभी वो पक्की ईंट में कन्वर्ट होता है, उसका रूप और रंग बदल जाता है, उसकी ठोसता बदल जाती है, कठोरता बदल जाती है। फिर आगे दिया है देखिए सफेद संगमरमर से बना ताजमहल। आप जानते हैं संगमरमर रूपांतरित शैल है और संगमरमर से बना हुआ ताजमहल हमारे विश्व धरोहर के रूप में जाना जाता है। आगे देखिए
मूल चट्टान है इसका रूपांतरित चट्टानों में बताई गई हैं। ग्रेनाइट जो मूल चट्टान है इससे नीस चट्टान का निर्माण होता है। बलुआ पत्थर से क्वार्टरजाइट बनता है। चूना पत्थर से संगमरमर का निर्माण होता है और कोयला से ग्रेफाइट और हीरे का निर्माण होता है। आगे देखिए, आगे दिया है विश्व के 7 आश्चर्य में से एक आगरा का ताजमहल सफेद संगमरमर का बना है। ये तो आप जानते ही हैं। दिया है रूपांतरित शैल की अविशेषताएं क्या है, ये देख लीजिए। रूपांतरित चट्टानें ताप व दाब के द्वारा बनती हैं। इन चट्टानों में कठोरता अधिक होती है जिससे ये चट्टानें जल्दी नहीं टूटती और ये चट्टानें मूल्यवान पत्थर संगमरमर से लेकर हीरा, नीलम, माणिक जैसे रत्न प्रदान करती हैं। यानी कि जो कीमती पत्थर्स हैं वो रूपांतरित चट्टानों में ही आपको मिलेंगी। आगे क्या है देखिए, आगे दिया है नीचे चट्टान का महत्व बताया गया है। रिक्त स्थानों के चट्टान का प्रकार बताइए। दिया है चट्टानें है बलुआ पत्थर और संगमरमर से क्या होता है, तो मकान व मूर्ति का निर्माण होता है। और ये क्या कौन सी चट्टानें हैं, ये रूपांतरित चट्टानें हैं। संगमरमर रूपांतरित चट्टान का निर्माण है, स्वरूप है। फिर दिया है चाक, स्लेट और ग्रेफाइट लिए लिखने के काम आता है। और ये कौन सी चट्टानें हैं, ये भी रूपांतरित चट्टानें हैं, ग्रेफाइट। आगे दिया है आपका जलाने के लिए कोयला। कोयला किसका रूप है, कोयला परतदार चट्टानों का स्वरूप है। फिर दिया है हीरा। हीरा आपको कहाँ से मिलता है, ये आभूषण बनाने के काम आता है और हीरा भी हमारा रूपांतरित शैलों का ही भाग है। फिर दिया कृषि के लिए चीका मिट्टी, लावा मिट्टी, लोयस मिट्टी, ये कहाँ से आई, ये परतदार शैलें हैं। परतदार मिट्टी से ही इसका निर्माण होता है। आगे देखिए, अब आगे कुछ नहीं है, अभ्यास है जो आपके लिए खास नहीं है, तो कल हम इसका दूसरा टॉपिक देखेंगे। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए हमें कमेंट करके एक बार जरूर बताएं। तो फ्रेंड कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।